नमस्ते साथियों, आज हम भारत के प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख करेंगे। लेकिन महाजनपदों को पढ़ने से पहले हम इतिहास और महाजनपदों के उदय को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, इतिहास। हम इतिहास किसे कहेंगे? हम इतिहास कहेंगे कि प्राचीन काल की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उनके क्रमबद्ध अध्ययन को ही अपन इतिहास कहेंगे। कि भाई प्राचीन काल की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही अपन इतिहास कहते हैं। विश्व इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। इस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका पुस्तक के आधार पर ही हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, कि ऐसा काल जिसमें मानव लिखने से परिचित नहीं था, अर्थात इस कालखंड से हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, अर्थात आधा ऐतिहासिक काल। इस काल में जो मनुष्य था उसने लिखना तो प्रारंभ कर दिया था, अर्थात जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन वह हम द्वारा या किसी पुरातात्विक विभाग द्वारा पढ़े नहीं जा सके हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, कि ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव की उत्पत्ति बताई हुई थी। एक बार फिर हम देख ले कि जो अफ्रीका के जंगल थे उनमें एक बंदर जैसी प्रजाति थी पैरोला, और उस पैरोला से ही बना बंदर, बंदर से फिर बना गोरिल्ला, और गोरिल्ला से फिर बना चिंपांजी। इस चिंपांजी का ही विकसित रूप बना आदि मानव, और आदि मानव का ही विकसित रूप उभर कर आया वर्तमान मानव। अब हमें मानव की उत्पत्ति के बाद कालखंड को देखें तो सबसे पहले आता है पाषाण काल, कि वह कालखंड जिसमें मानव अपने दैनिक कार्यों के लिए अधिकतम पाषाण अर्थात पत्थर का उपयोग करता था। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, कि वह काल जिसमें मानव पत्थर के साथ साथ अब तांबे जैसी धातुओं का प्रयोग भी करने लग गया था। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता काल। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। भी जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है, वैदिक सभ्यता अर्थात वेद, कि वह सभ्यता जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई है। इस वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में रखा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, कि ऐसा कालखंड जिसमें हमारे वेद ऋग्वेद की रचना की गई थी। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, कि ऋग्वेद के अलावा हमारे जितने भी 3 वेद हैं, हमारे पुराण है, उपनिषद है, उनकी जो रचना का काल रहा वो रहा उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। भाई कुछ लोगों के समूहों को मिलाकर बना कबीला, कुछ कबीलों को मिलाकर बना जन, और कुछ जनों को मिलाकर बना जनपद, और कुछ जनपदों को मिलाकर बना महाजनपद। अपन कह सकते हैं कि भाई कुछ लोगों के समूह को कबीला, फिर कुछ कबीलों से मिलकर बना जन, और कुछ जनों को मिलाकर क्या बना जनपद, और कुछ एक जनपदों को मिलाकर फिर महाजनपदों का निर्माण हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भाई भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16। या फिर आपसे कोई पूछे कि भारत में जो 16 महाजनपद है
इनका उल्लेख लिखित रूप से किनमें मिलता है, तो अपन कहेंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसके बाद मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको महाजनपदों के नाम सहजता से याद हो जाएंगे। देखिए, अंशु कोई लड़की है, या अपन कह सकते हैं कि अंशु एक कोरोना की जांच करने वाली टीम की अधिकारी है, कि अंशु अब मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक कराएगी। कि अंशु नाम का अधिकारी अब मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक कराएगी। इसमें कराएगी साइलेंट है, बाकी सभी से जनपदों का नाम शुरू होता है। जैसे देखिए, अंग से अंग, सू से हो गया सूरसेन, ऐसे हो गया अस्मक, वैसे हो गया वज्जी, मगध से मगध ही रहेगा, अवंती से हो गया अवंती, कुरु से हो गया कुरु, मै से हो गया मल, और का से हो गया काशी, मत्स्य से हो गया मत्स्य, 5 से हो गया पांचाल, गा से हो गया गांधार, और वैसे हो गया वत्स, को से हो गया कौशल, चे से हो गया चेदी, और कैसे हो गया कंबोज। अब हम इन महाजनपदों की राजधानी और वर्तमान में इनके क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए, अंग की राजधानी चंपा और वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र। दूसरा सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा और वर्तमान में मथुरा के आसपास का क्षेत्र। तीसरा अस्मक, राजधानी पोतन या फिर पोटेली और वर्तमान में गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद चौथा है वज्जी, वज्जी की राजधानी विधे या फिर मिथिला और वर्तमान में मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। पांचवा है मगध, इसकी राजधानी राजगिरह या फिर कई जगह गिरिव्रज भी मिलती है और वर्तमान में बिहार के पटना एवं गया के आसपास का क्षेत्र। देखिए, ये जो मगध साम्राज्य था, ये मगध महाजनपद था, ये भारत का सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध महाजनपद था। उसके बाद छठा है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या कई जगह उज्जैनी भी मिलती है, वर्तमान में मालवा के आसपास का क्षेत्र। सातवां है कुरुम, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान में दिल्ली एवं मेरठ के आसपास का क्षेत्र। अपन ये कह सकते हैं कि आज का जो दिल्ली और मेरठ है वो ही महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आठवां है मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती और वर्तमान में देवरिया के आसपास का क्षेत्र। अपन इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मल का मतलब पहलवान और कुशावती का मतलब अपन ले सकते हैं कुश्ती, कि भाई पहलवान क्या करते हैं, कुश्ती। 9वां महाजनपद था काशी और इसकी राजधानी वाराणसी और वर्तमान में वाराणसी या फिर बनारस के आसपास का क्षेत्र। 10वां है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर और वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र। 11वां महाजनपद है पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और वर्तमान में बरेली एवं बदायूं के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला और वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास का क्षेत्र। देखिए, तक्षशिला से आपको याद आया होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही आचार्य चाणक्य आचार्य थे, जिन्होंने बाद में मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और ये जो गांधार महाजनपद है, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो स्वतंत्रता के बाद
जब भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह महाजनपद पाकिस्तान के हिस्से गया। इसके अलावा जो भी 15 महाजनपद है वो सारे भारत के हिस्से आए। 13वां है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। 14वां महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती और वर्तमान में फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती और वर्तमान में बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। और अंतिम है 16वां महाजनपद कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक और वर्तमान में राजबोड़ी के आसपास का क्षेत्र। इन महाजनपदों के अलावा राजस्थान में भी 4 जनपद थे। राजस्थान का जो पहला जनपद है वो है जांगल। इसकी राजधानी अही छतरपुर। ये जो अही छतरपुर है ये ही वर्तमान में नागौर कहलाता है और वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर एवं नागौर के आसपास का क्षेत्र। ये जो जांगल है इसे ही महाभारत काल में जांगल प्रदेश या जांगल देश भी कहते थे। दूसरा है मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट भी कहते हैं और वर्तमान में जयपुर, अलवर एवं भरतपुर के आसपास के क्षेत्र। अगला है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा और वर्तमान में भरतपुर, धौलपुर एवं करौली के आसपास का क्षेत्र। चौथा जनपद है सिवी। राजधानी शिवपुर और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ एवं मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र। अब इन जनपदों एवं महाजनपदों के अलावा अपन देखेंगे कि ये जो महाजनपद थे इनमें शासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, महाजनपदों में दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कुछ एक महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो कुछ एक महाजनपदों में गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था थी। देखिए, राजतंत्र क्या होता है कि ऐसा शासन जिसमें शासन के मुखिया का निर्वाचन न होकर वो पीढ़ी दर बने या वंशानुगत होने वाले शासन को अपन राजतंत्र कहते हैं। और इन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जो सर्वे सर्वा होता था वो कौन होता था? राजा। दूसरा है गणतंत्र। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहां के मुखिया का चुनाव हो। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में अपन कहे तो भारत क्या है? एक गणतंत्र, क्योंकि भारत का मुखिया राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के क्या होते हैं? चुनाव। ये जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे इनमें सर्वे सर्वा होता था संस्थागार। ये संस्थागार एक समिति थी और इस समिति के जो सदस्य थे इन सदस्यों का चुनाव होता था। उसके बाद ये जो समिति थी ये पूरे महाजनपद में, पूरे राज्य में जनता के हित के अहित के जो भी कार्य करती थी ये संस्थागार ही करती थी। जो बड़े महाजनपद थे उनमें 2 प्रकार के संस्थागार थे। एक था केंद्रीय संस्थागार और दूसरा था प्रांतीय संस्थागार। अब अगर अपन देखें कि उस समय जो राजतंत्रात्मक महाजनपद थे उनमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध शक्तिशाली रूप में उभरकर सामने आए हैं। हम कह सकते हैं कि जो कौशल है, वत्स है, अवंती है और मगध है, इन महाजनपदों में उस समय कैसी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अर्थात वहां का सर्वे कौन था? राजा। इसके अलावा कपिल वस्तु के शाक्य, पावा के मल, पीपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी एवं मिथिला के विधेय जो थे ये सारे के सारे गणतंत्रात्मक गणराज्य थे। इससे आगे कल अपन देखेंगे मगध साम्राज्य
और मौर्य साम्राज्य। धन्यवाद।